हेलो स्टूडेंट्स। टुडे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आपने लास्ट टॉपिक से स्टडीज़ किया अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स आपने स्टडीज़ किया था, जिसमें आपने क्या स्टडीज़ किया था? एज एन गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। अब कैश ट्रांजेक्शंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड हो जाता है। कौन सा ट्रांजेक्शन्स? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। अगर हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो एक हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क आता है। क्या क्वेश्चन मार्क होता है? कि हमको पैसे कब मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा हर एक बिजनेसमैन के माइंड में चलता रहता है, और ज़रूरत भी ये क्वेश्चंस होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक उसके रिसीवेबल्स उसको नहीं मिलते, अगर उसने सेल्स किया, तब तक उसको इससे माइंड में एक प्रॉब्लम्स रहेगी। किसकी? एज एन कैश, कि उसको कैश कब मिलेगा, कि उसके पास में वो रिक्वायरमेंट है। अगर वो उसको कैश मिलता है तो वो आगे ट्रांसफ़र करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो ये क्वेश्चंस के रिलेटेड आपके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मैंने दिए हैं, वो 3 पॉइंट्स को हम स्टडीज़ करेंगे। चलो, सबसे पहले हम आते हैं एज एन बैड डेब्ट्स। एक्चुअली सबसे पहले बैड डेब्ट्स क्या है? तो बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स इज अ वन काइंड ऑफ लॉस। बैड डेब्ट्स इज ट्रीटेड एज अ लॉस, ऑलवेज डेबिटेड होगी। बैड डेब्ट्स क्या होगी? ऑलवेज डेबिटेड, ऑलवेज डेबिटेड। क्यों? क्योंकि वो वन काइंड ऑफ क्या है? लॉस है, और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। अब एक्चुअली है क्या बैड डेब्ट्स? तो रिसीवेबल अमाउंट आर नॉट रिकवरेबल बाय द कस्टमर्स और डेटर्स, एंड दैट्स अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। एज इन क्या लिख सकते हैं हम? कि रिसीवेबल अमाउंट आर नॉट रिकवरेबल एंड दैट्स अमाउंट इज अ बैड डेब्ट्स। वो अमाउंट को आप बैड डेब्ट्स कह सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग और अच्छी तरीके से समझ लोगे। जैसे कि ए यानी मैं अपना नाम लिखता हूँ अमित। मैंने क्या किया? सेल्स किया। किसको किया? सेल्स टू पर्सन्स बी। मैंने एक बी पर्सन्स को सेल्स किया। अमाउंट इज 50,000। 50,000 की गुड्स या एसेट्स एक्सेट्रा मैंने सेल्स की। अब ये 50,000 मैंने क्या, किसमें सेल्स किया? एज एन क्रेडिट। मुझे उस पर्सन पर विश्वास था, तो मैंने उसको क्रेडिट के बेस पर उधार में सामान सेल कर दिया। और वो गुड्स के मुझे 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ, वो मुझे पे कर रहा है एज एन 20,000। तो अभी भी मेरे पास कितने रुपये अमाउंट बाकी है? 30,000। अब ये 30,000 बाई चांस वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब कि वो पर्सन्स की लायबिलिटीज एसेट से ज़्यादा हो जाती है, और वो मेरे पैसे देने की पोजीशन पर नहीं रहता है। मतलब ये 30,000 मुझे वो नहीं दे सकता, तो फिर वो अमाउंट टोटली क्या हो जाएगी? जो मुझे नहीं मिल सकती। क्रॉस मार्क इसीलिए रख रहा हूँ कि जो अमाउंट अब मुझे फ्यूचर्स में कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। एज पर कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मैं उससे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पर्सन क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट, यानी अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले तो मानसिक तौर से पागल हो गया। कभी कभी आपने नहीं सुना है कि इतना सारा कर्जा हो गया तो बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया है या पागल हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? वो मेरे पैसे देने की परिस्थिति में नहीं रह सकता, वो कैपेबल नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर मेरे इतने पैसे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। डूब जाना मतलब ही बैड डेब्ट्स, कि अब मुझे वो पैसे कभी नहीं मिल सकते, मुझे उसकी बिल्कुल आशा रखनी नहीं है, और मैं उस पर्सन्स का अकाउंट क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा मेरे अकाउंटिंग बुक में, कि मेरे अब बी से कोई भी पैसे लेने बाकी नहीं है। ऐसा समझकर मैं अपनी अकाउंटिंग बुक में बी को क्या कर दूंगा? वाइंड अप कर दूंगा, और मेरे उतने पैसे क्या हो जाएंगे? लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि अब मुझे वो अमाउंट फ्यूचर्स में कभी नहीं मिल सकती, एंड दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। समझ में आ गया होगा आपको एक्चुअली बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, और है क्या?
तो बैड डेब्ट्स क्या है कि रिसीवेबल अमाउंट आर नॉट रिकवरेबल बाय द कस्टमर्स एंड दैट्स अमाउंट इज कॉल्ड द बैड डेब्ट्स। जो फ्यूचर्स में आपको कभी नहीं मिल सकती, ऐसी अमाउंट आपकी बैड डेब्ट्स होती है। सामने वाला कस्टमर भाग सकता है, कहीं भी अंडरग्राउंड हो सकता है, इन शॉर्ट में आपको वो अमाउंट ऑफ फ्यूचर्स में नहीं मिलने वाली। ऐसा समझ के आप उस कस्टमर्स का अकाउंट क्या कर दोगे, वाइंड अप कर दोगे और वो एज अ कैश में ट्रीट करोगे अपनी बुक में एज एन लॉस। 30,000 रुपीज़ अब आपको फ्यूचर्स में कभी नहीं मिलने वाले, तो वो आपकी क्या ट्रीट हो जाएगी, एज एन लॉस। चलो, तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा एज एन बैड डेब्ट्स। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बैड डेब्ट्स रिटर्न। वर्ड में दिया हुआ है रिटर्न। रिटर्न का मतलब पहले तो ये है क्या, तो ये आपके लिए एज एन इनकम है। क्यों है वो मैं बताता हूँ अभी। इनकम किस बेस पर है, तो पास्ट की कोई बैड डेब्ट्स या फिर रिटर्न ऑफ अमाउंट। कौन सी अमाउंट, पास्ट की रिटर्न ऑफ अमाउंट, रिटर्न ऑफ इन पास्ट बैड डेब्ट्स रिसीव इन प्रेजेंट, दैट इज बैड डेब्ट्स रिटर्न। इसी एग्जांपल्स को मैं आगे रिकवरेबल करता हूँ। बाई चांस बी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे किस मंथ में या किस ईयर में, 2016 में। 16 में मेरा ट्रांजेक्शन हुआ था, तो तब मैंने बी के ये जो 30,000 रुपीज़ थे वो मैंने क्लॉज करके एज एन बैड डेब्ट्स रिकवरेबल कर दिया था। अब बी पर्सन्स सही हो गया है या इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट हो गया है, रिकवरेबल हो गया है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और वो ऑनेस्टी के कारण मेरे पास आता है और मुझे वो पैसे पे कर देता है। पे कर रहा है 30,000 कि सर आपके ये पैसे मैं आपको अभी रिटर्न कर रहा हूँ। कब कर रहा है वो, अभी 2020 में, करंट ईयर 2020 में। तो मैं तो क्या किया था, उसका अकाउंट पहले ही डिस्क्लोज कर चुका था और मैंने ये समझ लिया था कि अब मुझे फ्यूचर्स में वो अमाउंट कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन वो पर्सन्स मुझे आके आज की डेट पर अगर वो पेमेंट देता है, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी। वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एज एन गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ के बेस पर मैं उसको एज एन क्या ट्रीट करूँगा, इनकम। इनकम इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने उसका अकाउंट तो पहले से ही क्लोज कर दिया है, तो उसका अकाउंट क्लोज करने का मतलब मैं फिर से रीओपन नहीं करूँगा। मैं उसको एज एन ट्रीटमेंट के बेस पर क्या कर दूंगा, एज एन जो अमाउंट वो मुझे देगा उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा अपने कैश अकाउंट में, कि मुझे इतना कैश मिला तो वो रिकॉर्डेड में एज एन कैश अकाउंट्स में कर दूंगा। और सेकेंड बेस पर कि वो मैं अपनी इनकम ट्रीट करूंगा, तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट पहले से ही डिस्क्लोज कर दिया है, इसलिए मैं रीओपन नहीं कर सकता। तो वहाँ पर एज एन आपका पर्सनल अकाउंट ट्रीट नहीं होगा। कौन सा अकाउंट होगा, एज एन रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि बैड डेब्ट्स रिटर्न इज अ वन टाइप ऑफ इनकम। तो हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में उसको इनकम बेस पे बताना है और इंक्लूडेड आपकी होगी एज एन नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये पॉइंट भी आपका ओवरऑल हो गया है। एज एन बैड डेब्ट्स रिटर्न, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, बैड डेब्ट्स रिटर्न आपकी इनकम है। बैड डेब्ट्स में आपके फ्यूचर्स के अमाउंट कभी नहीं मिल सकती और उसको वाइंड अप करके डिस्क्लोज करना होगा। बैड डेब्ट्स रिटर्न में पास्ट की आपकी जो बैड डेब्ट्स हो वो आपको प्रेजेंट में रिसीव्ड हो जाए, तो वो अमाउंट एज एन इनकम तौर पर आपकी बैड डेब्ट्स रिटर्न कहलाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। डिफरेंस आवे तो आप ऐसे लिख सकते हो। सेकेंड आपका पॉइंट आता है अलाउंस। एज अ अश्वा एंड ब्रदर ऑफ डिस्काउंट भी कह सकते हो, लेकिन आपने जो सीखा था एज एन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, जो स्पेशली किस पे ट्रीटमेंट कर रहे थे आप, गुड्स पर। बट ये जो अलाउंस का टाइप्स है ये आप एज अ कैश पर ट्रीट करोगे, कैश रिसीव एंड पे, ये दो पोजीशंस पर होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। अलाउंस के दो टाइप्स होते हैं, एक आपका पेमेंट के बेस पर होता है या पेएबल, और एक आपका रिसीवेबल। ओके, पेएबल एंड रिसीवेबल, यानी कि पेएबल अमाउंट से कम अमाउंट आपको पे करनी पड़े तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो आपकी होगी अलाउंस, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड भी कह सकते हो आप उसको। क्यों, क्योंकि आपको उतनी अमाउंट पे नहीं कर रही। ये कब यूजेस होता है, जब अकाउंट सेटलमेंट करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ऑफर देते हैं, हम सामने वाले पर्सन्स को बोलते हैं
कि भाई मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, आप अगर इतने लेने के लिए एग्री हो और मेरा अकाउंट डिस्क्लोज करते हो तो मैं आज के आज पे कर देता हूँ। सपोज 10,000 है और उसको बोल रहे मेरे पास 9,500 है, अगर मैं 9,500 आपको दूँ तो आपको मेरा अकाउंट डिस्क्लोज करना होगा, ये कंडीशंस पर मैं आपको दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 500 रुपये फ्यूचर्स में कभी नहीं देना है। तो जो 500 आपको नहीं देना है, एज इन कैश आपके पास बच रहा है, इसीलिए उसको एज इन क्या ट्रीट करते हैं, इनकम। यानी कि पेबल अमाउंट से लेस अमाउंट आपको पे करनी पड़े, पेबल अमाउंट ज़्यादा हो और पेड अमाउंट कम हो, तो वो आपका जो डिफरेंस क्रिएट्स होता है, डिफरेंस इज एन डिस्काउंट रिसीव कह सकते हो, और दूसरा कह सकते हो उसको अलाउंस क्रेडिट। और ये ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। क्यों? क्योंकि आपके क्या है, एज एन इनकम, ये आपके लिए क्या डिनोटेड होती है, इनकम होती है, ये आपके लिए एज एन इनकम है। क्यों? क्योंकि आपके पेएबल अमाउंट से पेड अप अमाउंट कम है। उसका अपोजिट यहाँ, आपको किसी कस्टमर से लेने हैं 10,000 और कस्टमर आपको 9,500 दे रहा है, मतलब आपको 10,000 रुपये जहाँ मिलने थे वहाँ आपको सिर्फ 9,500 मिल रहे हैं। और दूसरी थिंकिंग ये कि आपके माइंड में तो ये सर 500 बाद में भी तो ले सकते हैं, नहीं, इस पर एक प्रोविज़न होता है, कंडीशन होती है कि वो कस्टमर आपको आके ये बोलेगा अगर आपको आज के आज ज़रूरत है, ये कब होगा, जब आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट हो, बहुत ही अर्जेंसी हो, उस कंडीशन पर ये अलाउंस का पॉइंट आता है कि सामने वाले ने जैसे आपको बोला भाई मुझे अभी अर्जेंट ज़्यादा है तो मुझे अभी कभी पे कर दो, तो आपने 9,500 दे के पे कर दिया, मतलब आपका अकाउंट डिस्क्लोज हो गया, वहाँ पे तो आपके लिए इनकम हो गई। सेम सिचुएशंस आपके साथ भी हो सकता है, आपको कभी अमाउंट की रिक्वायरमेंट और आपने कस्टमर्स को एक ऐसा रिकमेंडेशन किया है कि आप मुझे आज के आज पैसे दे दो तो आपके मैं इतनी अमाउंट लेस कर दूंगा, यानी 9,500 कस्टमर दे के आपसे अकाउंट कितने का सेटलमेंट करवा रहा है, 10,000 का। तो वहाँ पर जो 500 रुपीज़ है वो आपको अब नहीं मिलने वाले हैं इन फ्यूचर्स, मतलब कि वो आपके लिए 500 एज एन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिसीवेबल अमाउंट आपकी ज़्यादा हो, रिसीवेबल ज़्यादा हो एज एन कंपेयर ऑफ रिसीव, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज एन डिस्काउंट पेड। वहाँ पर आप डिस्काउंट पेड कह सकते हो या अलाउंस भी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों लिख सकते हो। अलाउंस डेबिटेड कर सकते हो और ये ऑलवेज क्या ट्रीट होगी, एज एन एक्सपेंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप्स के आपके 3 टाइप्स की वर्किंग नोट हो गई है, तो ये एक बार आपको अंडरस्टैंड कर लेना है और इसके बेस पर आपको वर्कआउट करना है। ओके, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एज एन स्मॉल इंक्लूड हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो वो आपने ऑलरेडी सीखा ही था लास्ट लेक्चर्स में, उसी के बेस पर हम यहाँ पर सम्स करेंगे एज एन वर्किंग नोट के साथ। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन एक बार लिख लेना है अपनी नोटबुक में, नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट पे हम सम्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स हम वर्किंग नोट के लिए रखेंगे। अब टर्न टू द नेक्स्ट सम्स, सम नंबर 12। सो टेक आउट सेम पेज, आपका पेज नंबर 104 ही, और उसमें पेज नंबर 104 निकालना है और सम नंबर 12 करना है, जिससे हम ऑलरेडी जो सम पॉइंट्स ऑफ व्यू सीखे, न्यू पॉइंट्स, बैड डेब्ट्स रिटर्न एंड अलाउंस, उसके बेस पर हम यहाँ सम्स करेंगे। और पुराने पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एक और चीज़ आपको खास बता दूँ मैं, स्पेशली आप ऐसा हो तो अपनी नोटबुक में या बुक में कहीं पर ऊपर लिख दें, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बोथ ऑफ ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एंड कैश ट्रांजेक्शन्स। दोनों में आप डिडक्ट करोगे बट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन, ओनली एंड ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कि पेड अप अमाउंट जो होगी उस पर ही आप कैश डिस्काउंट फॉलो करोगे, कैलकुलेट करोगे और उस पर ही रिकॉर्ड करोगे। ये हमेशा अपनी बुक में कहीं पर नोट कर लेना। आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे, आगे जहाँ भी आप पढ़ोगे, ये पॉइंट को हमेशा आपके माइंड में रखना है कि कैश डिस्काउंट ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन बट ट्रेड डिस्काउंट काउंटेड बोथ ऑफ ट्रांजेक्शंस, कैश और क्रेडिट। सो लेट्स स्टार्ट टू अवर सम्स। एंड डेट कौन सी दी है आपका, किसकी बुक बनानी है, परमेश्वर। नाउ सम नंबर 12, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर। और डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, वो तो सेम ही फॉर्मेट है, कुछ नया नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली सम 2014 जून 1।
2014 जून 1 जून। पहला तो ट्रांजेक्शन आपका एज एन कैपिटल पुराना वाला ही ट्रांजेक्शन है। कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डेटर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड कमेंस अ बिजनेस। तो आपको बताया था बिजनेस स्टार्ट करने पर जो भी एसेट्स वो ला रहा है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल। तो एंट्री जब अगर हम लिखते हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड एंड नेक्स्ट इज debtors account debited and last is to capital account. Okay, so अमाउंटेड लिखेंगे हम। तो कैश कितना दिया हुआ है, 50,000 एंड स्टॉक ऑफ गुड्स है आपका 10,000 और लास्ट आपका डेटर्स कितना दिया हुआ है 15,000। तो तीनों को आप कैलकुलेट करोगे एज इन योर कैलसी तो कितना आएगा 75,000। ओके, कैलकुलेट करोगे आपकी कैलसी में तो आपका 50 + 10 60, 60 + 15 75। नाउ ट्रांजेक्शंस नेक्स्ट डेट इज 2 जून। 10% लोन ऑफ 20,000 इज बोरोवेड फ्रॉम श्रीमती शारदा। अभी हमने जस्ट सीखा था लोन का ट्रांजेक्शन, सारे कंबाइंड होंगे इसमें अभी तक जितने पॉइंट सीखे हैं। तो अभी आपको मालूम है बोरोवेड लोन आपके लिए लायबिलिटी ट्रीट होती है और बोरोवेड लोन होती है तो कैश कम्स इन। तो एंट्रीज क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड एंड टू कितना परसेंटेज रेट दिया है, परसेंटेज लिखना बहुत ज़रूरी है 10%, नहीं तो इसके मार्क्स कट ऑफ हो सकते हैं, इसलिए मैंने कलर चौक से लिखा, आपको यहाँ ध्यान रखना है। 10% लोन किसकी है, श्रीमती शारदा, लोन ऑफ SMT शारदा अकाउंट डेबिटेड, सॉरी ये तो क्रेडिटेड होगी ना, बोरोवेड लोन। अमाउंट कितनी जाएगी, तो कितने की लोन ली है शारदा से, एज एन 20,000। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस डेट इज 3rd। क्या कह रहा है, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम रामेश्वर स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। 10% ट्रेड डिस्काउंट जब खाली सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ये कब अप्लाई करना है, ओनली ट्रेड डिस्काउंट बोला गया हो तभी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट के लिए ही ये शॉर्टकट टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट बोला हो तो आपको इंटू नहीं करना, फिर कैलसी में माइनस का बटन दबाना है। कैसे, सबसे पहले हम एंट्री लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कैलसी में वर्कआउट करना है। तो एक्चुअली उसने किया क्या है, परचेज किया है, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड होगा, और कैश में परचेज किया है कि उसने क्रेडिट में किया है, तो रामेश्वर मतलब क्रेडिट, तो टू रामेश्वर्स अकाउंट। अब इसको करना कैसे, तो आपकी कैलसी में 8,000 टाइप करना है, 8,000 फिर माइनस का बटन दबाना है 10%। कैसे करोगे, 8,000 कैलसी में लिखना है, फिर माइनस बटन दबाना है और 10 फिर परसेंटेज का बटन दबा देना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट आ जाएगी 7,200। कैलसी में आपकी अमाउंट आएगी 7,200। इंटू करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कब एप्लीकेबल करना है, जब सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट हो तभी। कैश डिस्काउंट में तो इंटू करना ही है, ये सिर्फ ओनली फॉर ट्रेड डिस्काउंट के लिए। क्यों मैंने ये डायरेक्ट मेथड बताया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को आपको यहाँ रिकॉर्ड करना ही नहीं है उसकी अमाउंट, इसलिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए कोई वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस। आपका कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹5,000, यानी 5 डेट का ट्रांजेक्शन है। 5,000 की गुड्स सोल्ड किए गायत्री स्टोर से 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेम सिचुएशन सेल्स आ गया, तो पहले गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो 5,000 माइनस 10% करोगे कितना आएगा 4,500।
कैसे किया? तो 5000 माइनस 10% आपको ऐसे रिकॉर्ड कर देना है। तो ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट निकाल लोगे चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एज अ 7 नंबर क्या कह रहा है? गुड्स ऑफ 15,000 परचेज फ्रॉम राधा किशन स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, इश्यूड चेक फॉर हाफ अमाउंट। इतने पॉइंट्स को आपको पहले सर्कल कर लेना है। इश्यूड चेक फॉर हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट को थोड़ा डार्क सर्कल करना, क्योंकि ये पॉइंट आपका बहुत IMP है, वर्किंग नोट से समझेंगे तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट हम करेंगे, एज एन डेट आपकी है 7। ओके, क्या करेंगे? आपका जो वर्किंग नोट है वो पूरा डिपेंड किस पे है? परचेस पर। तो पहले वो हम लिख देंगे परचेस। अब एक्चुअली आपने परचेस किया है, किससे परचेस किया है? राधा किशन। तो ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपकी परचेस अमाउंट कितनी है, तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? सबसे पहले नेट परचेस। नेट परचेस में आप क्या करोगे? जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, कितनी अमाउंट दी हुई है? 15,000 माइनस 10%। कैसे करोगे? 15,000 माइनस 10%, तो आपकी अमाउंट कितनी निकल के आएगी? एज एन ये पर्टिकुलर रख लो आप, और यहाँ पर आप अमाउंट रिकॉर्डेड करते जाओ। तो पर्टिकुलर अमाउंट कितनी आएगी आपकी? एज एन 13,500। ये आपकी नेट परचेस है। कितनी है? 13,500। तो सेकेंड टॉपिक्स के बेस पर हम ये लिख सकते हैं कि आपकी जो नेट परचेज वैल्यू आई NPV वो आपकी आई है 13,500। अब आफ्टर लेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट आपका चला गया, आपने डायरेक्ट लेस कर दिया, तो 13,500 आपकी अमाउंट आई। इसके दो पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? दो पार्ट्स क्यों होंगे? 50% एंड 50%। लिखना नहीं है बेटा, अभी थोड़ी देर के लिए आप स्टॉप कर देना, इस पॉइंट को समझना पहले ज़रूरी है। ये 50% आपका अमाउंट पहले निकालना है, तो 6750 आपका आएगा 6750। इसका इंटू 50% करोगे और इसका भी 6750। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये जो 6750 है ये आपका कौन सा ट्रांजेक्शन है? तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, और ये आपका कौन सा ट्रांजेक्शन है? एज एन क्रेडिट। ये पॉइंट को पहले समझ लेना है। ये आपका कैश का ट्रांजेक्शन है और ये क्रेडिट। कैश क्यों है? क्योंकि इतना अमाउंट आपने पेड किया है। किसके अकॉर्डिंग पेड किया है? बैंक के अकॉर्डिंग पेड किया है। और ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, तो एज एन इसमें किसका नाम आ जाएगा? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कौन है आपके? राधा किशन। तो यहाँ पे आपका पॉइंट डिस्क्लोज हो जाता है, एज एन राधा किशन पे ही वर्कआउट कंप्लीट। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर हो गया कि राधा किशन आपको जो कैश डिस्काउंट दिया उस पे मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे। तो कैश डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पर अलाउ नहीं होगा। ये अमाउंट तो आप फ्यूचर्स में राधा किशन को पे करने वाले हो, तो जो अमाउंट पेड अप होती है, मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था, जो अमाउंट पेड अप होती है कैश डिस्काउंट का मतलब कि इतनी अमाउंट अगर आप पे करोगे तो ही आपको दिया जाएगा। लेकिन ये अमाउंट तो 50% तो वो अभी पे नहीं कर रहा है, तो जो 50% पे नहीं कर रहा है उस पर डिस्काउंट ऑफर उसको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये इसको फ्यूचर्स में 6750 ही पे करने पड़ेंगे राधा किशन को। तो ये पॉइंट यहीं पे ही डिस्क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका कैश डिस्काउंट होगा, क्यों? क्योंकि इसने कैश में ट्रांजेक्शन्स किया है। तो इसका मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट, तो पहले वैल्यूज़ कितनी है आपकी एज एन जो आप पे करोगे, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी है? 6750 माइनस आप क्या करोगे? कैश डिस्काउंट। तो कितना कैश डिस्काउंट दिया हुआ है आपको सम्स के अंदर? 10% ट्रेड है और 10% कैश डिस्काउंट है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसका 10% करोगे तो 675 आएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? 6750 इंटू करना है 10, फिर परसेंटेज का बटन दबाना है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 6750 मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, फिर 10 करना है, फिर तुरंत डायरेक्ट परसेंटेज का दबाना है। जैसे आप माइनस में डायरेक्ट परसेंटेज दबाते थे, वैसे ही मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दबा देना। तो आपका इतना अमाउंट आएगा 675। फिर आपकी नेट वैल्यू जो आप एज एन बैंक के अकॉर्डिंग पे करोगे, अकॉर्डिंग टू बैंक पे करोगे, तो कितनी वैल्यूज़ पे करने वाले हो वो आप तो माइनस करोगे। तो जब माइनस करने वाले हो तो कितनी अमाउंट आएगी? 6075। 675 अगर इधर से माइनस करोगे
तो 6075 इतनी अमाउंट आपको अकॉर्डिंग टू बैंक पे करना है। तो बैंक आपके क्या हो गई है परचेस के टाइम पर गिवर, और गिवर क्या होता है क्रेडिट, और राधा किशन एज एन क्रेडिटर्स यानी वो भी आपकी गिवर ही है, तो वो भी क्या हो जाएगा एज एन क्रेडिट। तो बैंक भी क्रेडिट होगी, राधा किशन भी क्रेडिट होगा। अब पॉइंट आता है डिस्काउंट का। तो आपको मैंने बताया था एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट इज अवर इनकम एंड एट द टाइम ऑफ सेल्स डिस्काउंट इज अवर एक्सपेंस। ऐसा हो तो कहीं पर भी ये नोट लिख लेना टेक्स्ट बुक पे। परचेज के टाइम पर डिस्काउंट गिवन होता है, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और सेल्स के टाइम पर डिस्काउंट अलाउ हो जाता है। यानी कि परचेज के टाइम पर डिस्काउंट आपके लिए क्या है इनकम है, और सेल्स के टाइम पर डिस्काउंट आपके लिए क्या है एक्सपेंस है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लेस करना पड़ रहा है और यहाँ पर लेस केवल आपको मिल रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना कभी पर भी कहीं पर भी आप नॉट ये लिख लेना। ओके, तो ये आपकी एज एन ट्रीटमेंट कंप्लीटेड हो गई। तो चलो अब इसके बेस पर हम एंट्रीज लिखे। तो ओवरऑल अमाउंट आपकी कितनी है 13,500, वो तो परचेस अकाउंट में डेबिटेड करोगे। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड करोगे 13,500। अब वन बाय वन क्रेडिटेड करना है। पहले आप बैंक कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपने किसको क्लोज किया था क्रेडिटर्स को, तो पहले क्रेडिटर्स को कर दो टू राधा किशन, कितना क्रेडिटर्स का क्लोज किया था 6,750। उसके बाद सेकंड आपने बैंक से पे किया था, नहीं मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा था, सेकंड स्टेप आपका डिस्काउंट, और वो आपके लिए इनकम है। तो क्या लिखोगे टू डिस्काउंट अकाउंट, एंड लास्ट में आपने बैंक के अकॉर्डिंग पे किया है। तो एक्चुअली आप बैंक से कितना पेमेंट कर रहे हो, तो 675 डिस्काउंट मिला और 6,075 आपको बैंक के अकॉर्डिंग पे करना पड़ा। ओके, सेम आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में होगा। आई बात समझ में, पूरा वर्किंग नोट क्लियर हुआ। जितनी प्रेजेंट वैल्यू है उसका पहले दो पार्ट्स कर देने, एज एन कैश ट्रांजेक्शन, एज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन्स में जितना हमेशा ध्यान रखना है कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन्स पे अलाउ होगा, तो वहाँ पर लेस करके रिमेनिंग अमाउंट आपने बैंक के अकॉर्डिंग पे की। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो पूरी अमाउंट एज एन क्रेडिटर्स के अकाउंट्स में आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स नंबर 10। तो चलो ट्रांजेक्शन्स नंबर 10 में थोड़ा क्या कह रहा है, आपने परचेस किया था, उसके बाद ऑर्डर दिया है एज एन ऑर्डर ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम विभूति टू सेंड द गुड्स। आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लिया है विभूति से, ऑर्डर लिया है, तो वो कोई भी पेमेंट या रिसीव की बात आई नहीं है, डिस्पैच करने की बात नहीं आई, तो वो आपका कौन सा ट्रांजेक्शन आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक। वो कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रीट हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक, और इसको हम क्या कर देंगे एज एन डैश अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद 12 नंबर, व्हाट अबाउट से 12 नंबर, चलो देख लेते हैं 12 क्या कह रहा है। एज पर ऑर्डर ऑफ विभूति गुड्स सेंड टू 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड ₹50 इन अ कैरेज इन कैश। अब विभूति के ऑर्डर पर आपने गुड्स सेंड किया, सेंड जब करोगे तो क्या कहा जाएगा आपके लिए सेल्स, और रिसीव करोगे या सामने वाला सेंड कर रहा है तो परचेस, लेकिन आपने सेंड किया, आप सेंड कर रहे हो यानी क्या कर रहे हो सेल्स कर रहे हो। तो दो ट्रांजेक्शन है इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले ए ले लेते, ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा विभूति अकाउंट डेबिटेड एंड टू सेल्स, एंड पार्ट बी में कौन सी एंट्री आ जाएगी कैरेज अकाउंट डेबिटेड, और कैरेज में आप क्या दे रहे हो एज एन कैश, उसको क्या पे कर रहे हो कैश दे रहे हो। तो सबसे पहले कितना आपने क्रेडिट किया, तो अमाउंट आपको विभूति वाली ऊपर देखना है, ऊपर के ट्रांजेक्शन्स में कितने का ऑर्डर लिया था विभूति से 5,000। एक मिनट, 5,000 लिया तो था आपने, लेकिन नीचे देखो आपको डिस्काउंट की कोई बात तो नहीं की है। हाँ ये पॉइंट है, 10% आपको डिस्काउंट भी बोला है विभूति के अकाउंट में, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 5,000 माइनस 10% करना है, तो अमाउंट कितनी आएगी 4,500।
और 50 रुपीज़ आपने क्या दिया है एज एन कैरेज। 4500 कैसे आई, तो कैलसियम आपको करना है 5000, माइनस का बटन दबाना है, फिर 10% दबाना है। उस बेस पर आपका ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए मुझे नोट्स रफ करनी होगी, और तो आप एक बार इसको रिकॉर्ड कर लेना। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स को लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि इसको मैं रफ नहीं कर सकता, टोटल के बेस पर काम आएगा, तो यहाँ पर मैं दूसरा जर्नल बनाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू द लास्ट में हम कहाँ तक गए थे, ट्रांजेक्शन्स नंबर 12 तक। 12 नंबर हमने कंप्लीटेड किया था एज पर विभूतिज का पॉइंट्स। तो अब कॉन्सेंट्रेट आपको पेज नंबर 105 पे तय करना है एज एन 15 नंबर, ट्रांजेक्शन्स नंबर 15। यहाँ पर खाली मैंने अमाउंट रखा है, LF की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में तो बना ही हुआ होगा। मेरे में स्पेस कम है इसलिए मैंने LF नहीं बनाया, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। विभूति बिकेम इंसॉल्वेंट एंड बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड 300। विभूति हो गया है इंसॉल्वेंट और आपकी बैड डेब्ट्स 300 रिकॉर्डेड हुई है। तो आपको पता चल गया है, अभी मैंने जस्ट समझाया था बैड डेब्ट्स क्या है, एज एन लॉस। अब कब होगी, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर विभूति इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो 300 रुपये अब आपको कभी नहीं मिलेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट आपको एज अ बैंक में से मिला है। देखो लिखा है चेक ऑफ रिसीव रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग कितनी आएगी, तो आपको कितने रिसीव करने थे विभूति से, आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कितना था 4500। ऐसा हो तो हम इसको भी एक वर्किंग नोट से समझ लेते हैं। वर्किंग नोट आपकी सेकेंड आई, कौन सा ट्रांजेक्शन्स, डेट आपकी है एज एन 15। कैसे करेंगे 15 नंबर का ट्रांजेक्शन्स, तो विभूति क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। अब इंसॉल्वेंट होने के कारण आपका पहले रिसीवेबल कितना था, तो आप पहले रिसीवेबल लिखोगे, रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन्स नंबर 12 कितना था रिसीवेबल एज एन 4500। अब आपका क्या हो गया है, उसमें से इंसॉल्वेंट होने के कारण बैड डेब्ट्स हो गई है 300। तो जो रिमेनिंग का आपको चेक मिला वो कितने का मिला, 4200 आपका रिमेनिंग, जो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, एज एन बैंक के अकॉर्डिंग। बैंक इज क्या है, गिवर। बैंक यहाँ पर क्या हो गई, गिवर। ओके, तो ये जो 4500 है वो यहाँ पर आपका रिकॉर्डेड होगा। तो रिकॉर्ड क्या होगा, बैंक इज अ गिवर, दैट मीन्स बैंक अकाउंट, बैंक इज अ रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड करोगे 4200 से। ओके, दूसरा आपका बैड डेब्ट्स लॉस है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड 300, और सामने विभूति का अकाउंट आप क्लोज कर दोगे। तो टू विभूति, विभूतिस अकाउंट क्लोज करोगे, मतलब उसको क्रेडिटेड कर दोगे, क्योंकि उसने वो पैसे आपको दे दिए, ऐसा आपको समझ लेना है। 4500 ओवरऑल अमाउंट आ जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका 16 नंबर। ओके, तो ये वर्किंग नोट आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एज एन 2 वर्किंग नोट हम करेंगे, एज एन वर्किंग नोट 3 एंड वर्किंग नोट 4। वर्किंग नोट 3 एंड वर्किंग नोट एज एन 4 कैसे करेंगे, तो 3 आपका 16 नंबर की डेट है, और 4 आपका आगे का जो लास्ट ट्रांजेक्शन्स है एज एन 20। चलो पहले 16 में आपका देखते हैं। तो 16 में क्या कह रहा है, मैंने क्यों वर्किंग नोट लिखा है, आपका वो पॉइंट अलाउंस का। पेबल अमाउंट ऑफ अनुप रुपीज़ 1050, बस इतने पे स्टॉप हो जाना है। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पेबल लिख देना है 1050। ओके, अब आपने पेड कितना किया, एंड 1000 पेड रुपीज़ 1000 बाय चेक एंड सेटल द अकाउंट। अकाउंट सेटलमेंट बोल दिया, यानी पेड किया है आपने कितना 1000, और किसके अकॉर्डिंग पेड किया है, एज एन बैंक। और कितना अमाउंट रिमेनिंग बचा, एज एन 50 रुपीज़। तो ये 50 रुपीज़ आपके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव। ओके, ये आपके लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो एंट्रीज क्या लिखोगे, आपने कितना पे किया बैंक के अकॉर्डिंग, कितना पे किया 1000, 50 रुपीज़ आपकी डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम। तो बैंक इज अ गिवर, क्रेडिटेड, डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम क्रेडिटेड। आपने किसका अकाउंट क्लोज किया, अनूप का। तो अनूप इस टाइम पर क्या हो गया, रिसीवर। आपने जब पैसे दिए किसको दिए, अनूप को। तो अनूप का अकाउंट डेबिटेड करोगे फुल अमाउंट से, क्योंकि आपने अनूप को भले पैसे कितने दिए, 1000 दिए, लेकिन अकाउंट सेटलमेंट की बात कितने से कर रहे हो, 1050।
तो आपको यही एज्यूम किया जाएगा कि अनूप ने हमसे कितने लिए हैं 1050, तो अकाउंट डेबिटेड करके उसके अकाउंट में 1050 कर देना है। एंड टू बैंक अकाउंट कितना आपने पे किया है 1000 एज एन 1000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव एज एन 50 रुपीज। ओके, सेम वर्कआउट आपको 20 में करना है। 20 में आपकी रिसीवेबल अमाउंट होगी। देखो आपने रिसीव किया 1500 रिटर्न ऑफ 620 नंबर में देखो आप 1500 फॉर रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ईमानदार, इसीलिए मैंने ये पॉइंट ऑफ लिखा है 20 नंबर कि आपका क्या है वो BDR है, बैड डेब्ट्स रिटर्न। आपको बताया था बैड डेब्ट्स रिटर्न आपके लिए क्या है एक्सपेंस। देखो जो आप ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुके थे वो आपको रिसीव हो गया प्रेजेंट में। कितना रिटर्न ऑफ किया था, रिटर्न ऑफ इन पास्ट कितनी अमाउंट 1500, और ये रिसीव इन प्रेजेंट ये आपकी हो गई BDR, दैट इज इनकम। और आपको वो अमाउंट किससे दे रहा है, चेक से दे रहा है कि कैश में दे रहा है, तो कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कैश हो गया। इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट। कितनी अमाउंट लिखोगे आप 1500। ओके, और लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपका एज एन टोटल, डबल लाइन। चलो टोटल जब आप करोगे एज एन कंप्लीटेड तो आपका टोटल का आना चाहिए आंसर, यहाँ से स्टार्ट करना है इसलिए मैंने रफ नहीं किया है। 1,31,800 आपका टोटल आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1,31,800, 1,31,800। ओके, ये टोटल आपका आना चाहिए। तो इस टाइप से आपका ये जर्नल कंप्लीटेड हो गया है। ओवरऑल आपके सारे टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स मैंने कंप्लीटेड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ मिसिंग ट्रांजेक्शन्स देखेंगे यहाँ पर या रेक्टिफाइड करेंगे, और मिक्स कंसोलिडेशन ट्रांजेक्शन्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। मिक्स में मतलब ये जितने टाइप्स के अपने ने ट्रांजेक्शन्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े, कैपिटल एंड ड्राइंग्स का पढ़ा, फिर इनकम एंड एक्सपेंस का पढ़ा, फिर अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पढ़ा, फिर लोन के ट्रांजेक्शन्स पढ़ा, फिर गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, और फिर लास्ट में आपने पढ़ा एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। इसमें आपने क्या क्या स्टडीज़ किया, कैश डिस्काउंट, रेंट डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स रिटर्न और अलाउंस, ये टॉपिक्स भी इसके साथ में स्टडीज़ की। ओके, तो इन्हीं सब ट्रांजेक्शन्स को कॉम्बिनेशंस करके मिक्स करके एक नया सम्स है आपका सम नंबर 13, जो बड़ा सम्स है इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। और उसके बाद 14 एंड 15 आपका रेक्टिफिकेशन वाला ट्रांजेक्शन्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप GST की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको सॉल्यूशन करना है और इसके बेस पर एक इलस्ट्रेशन है, सेम इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीटेड करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको सिर्फ फिनिश करना है, एज एन बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड है इसलिए इलस्ट्रेशन 10 ही करना है आपको, सेम ओनली फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 10। 11 तक करोगे जब आपका 13 नंबर का सम कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर एग्जामिनेशंस।